नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल VP स्टडी ट्यूब पर। जनरल साइंस के 2500 प्रश्नों की मास्टर क्यूज सीरीज चल रही है। यह वीडियो इस सीरीज का 12वां भाग है और प्रत्येक भाग में हम 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं जिसका फुल डिस्कशन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं 12वां भाग। पहला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऑप्शन दिया हुआ है शक्ति का, विभवांतर का, विभव का, ऊर्जा का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन ए देख लेते हैं शक्ति, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। ऑप्शन सी देखते हैं विभव, विभव यानी वोल्टेज, वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, या इसे जूल पर कूलाम भी बोला जाता है, जूल पर कूलाम। और ऑप्शन बी विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो विभवांतर की परिभाषा हो जाती है जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उनके दोनों सिरों पे कुछ अंतर पैदा होता है जिसे विभवांतर कहते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, एम्पियर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्युत धारा यानी करंट, करंट की इकाई यानी मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन बी ओम, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, ओम रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ऑप्शन सी देखते हैं वोल्ट, तो वोल्ट का मात्रक होता है जूल पर कूलाम या वोल्ट भी बोलते हैं। ऑप्शन डी कूलाम, तो कूलाम आवेश का मात्रक, एसआई मात्रक होता है, आवेश यानी चार्ज का एसआई मात्रक कूलाम होता है। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, हेनरी इकाई है, तो हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व बोले तो इंडक्टर। ऑप्शन ए विद्युत धारिता, तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराड या कूलाम पर वोल्ट, विद्युत धारिता का मात्रक होता है कूलाम पर वोल्ट या फैराड। चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला और इसका सीजीएस मात्रक गॉस होता है। ऑप्शन डी प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाता है। यहाँ ऑप्शन बी में चुंबकीय क्षेत्र दिया हो, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक मैंने अभी बताया कि टेस्ला होता है और इसका सीजीएस मात्रक गॉस होता है। तो 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस होता है, याद रखेंगे 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस इसका मान होता है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अभी पहले प्रश्न में भी आया था कि कूलाम किसका मात्रक है, तो कूलाम आवेश का मात्रक है कूलाम। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कूलाम, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हो जाता है कूलाम, जबकि इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। तो विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हेनरी, तो प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है एम्पियर, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। प्रश्न में विद्युत आवेश का मात्रक पूछा था, तो यहाँ ऑप्शन बी कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा, जबकि सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम भी मैंने बताया और इसका एक मात्रक और होता है, इसे एम्पियर सेकंड भी कहते हैं। तो विद्युत आवेश को कूलाम या एम्पियर सेकंड भी कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो रसायन उद्योग में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को मूल रसायन माना जाता है। तो ऑप्शन सी H2SO4 सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी में HNO3 दिया है, तो HNO3 का रासायनिक नाम नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल। और ऑप्शन डी में HCl दिया हुआ है, तो HCl एक प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl एक प्रबल अम्ल है। यहाँ ध्यान दीजिए कि HNO3 का 1 भाग और HCl का 3 भाग मिला दिया जाए तो अम्लराज यानी एक्वेरिजिया का निर्माण होता है, जिसमें सोना आसानी से घुल जाता है। तो HNO3 के 1 भाग और HCl के 3 भाग को मिलाने पर एक्वेरिजिया का निर्माण होता है। तो कभी कभी पूछता है कि इसका रेशियो क्या होता है, तो 1:3, 1:3 के रेशियो में इसको मिलाया जाता है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनान, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनान होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है फिलोक्विनान। कैल्सीफेरॉल,
तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन डी में दिया हुआ है बायोटीन, तो बायोटीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। विटामिन बी का रासायनिक नाम बायोटीन। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो कास्टिक सोडा को दाहक सोडा भी कहा जाता है। कास्टिक सोडा को दाहक सोडा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कास्टिक सोडा का एक और नाम है, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए NaOH। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, दाहक सोडा या कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा NaOH, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन बी देखते हैं NaCl। तो NaCl साधारण नमक को NaCl बोला जाता है, और आपको पता होना चाहिए कि NaCl एक आयनिक यौगिक है। NaCl एक आयनिक यौगिक है। बार बार परीक्षा में यह पूछा जाता है कि NaCl किस प्रकार का यौगिक है, तो यह एक आयनिक यौगिक है। ऑप्शन डी Na2CO3। Na2CO3, तो ऑप्शन डी Na2CO3 का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। Na2CO3 का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट यानी धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र है। तो ये सभी को पता है कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, परंतु जल से और भी विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सभी को एक साथ देख लेते हैं कि जल से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में जल यानी H2O की बात की गई है, जल H2O। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं जल से संबंधित मुख्य बिंदुओं को। तो जल का प्रकृतिक में कुछ सामान्य गुण होते हैं, इन्हीं गुणों को देखते हैं। जल, तो जल एक यौगिक है। जल को हम एक यौगिक कहते हैं क्योंकि यह बराबर मात्रा में मिलाने से ही यौगिक तैयार होता है। तो देखिए जल एक यौगिक है। जल के अणुओं का अनुपात होता है 2:1, 2:1 के रेशियो में होता है। और परमाणु भार का जो अनुपात होता है वो 2:16 यानी 2:16 के अनुपात में होता है, यानी 1:8, 1:8 में भी यह होता है। चलिए अणुओं की संख्या, तो जल में यानी H2O में टोटल अणुओं की संख्या 3 होती है। तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। देखिए यहाँ H2O है तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, तो टोटल अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 3। और तत्वों की कितनी संख्या है? तत्वों की संख्या इसमें 2 होती है। एक हाइड्रोजन का तत्व है और एक ऑक्सीजन का तत्व है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के ही जल बना है। तो तत्वों की संख्या हो गई 2। और इनके क्वथनांक, तो अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक यानी उबल जाता है, खौल जाता है। और इसी को केल्विन में बदलेंगे तो 373 केल्विन, और इसी को रूमर स्केल में चेंज करेंगे तो 80 डिग्री रूमर, और इसी को हम फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करेंगे तो 212 फ़ारेनहाइट। तो ये सभी एक बार में आप याद रखें, बार बार चेंज करने की ज़रूरत न पड़ी, क्योंकि विभिन्न रूपों में ये बार बार पूछे जाते हैं कि क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में बताइए, केल्विन में बताइए, रूमर स्केल में बताइए, फ़ारेनहाइट स्केल में बताइए। और इनके हिमांक की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर यह जम जाता है। और इसी को अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 32 फ़ारेनहाइट हो गया। अगर इसी को केल्विन में बात करेंगे तो 273 केल्विन, या रूमर स्केल में 0 डिग्री रूमर। तो आप हिमांक को भी आप याद रखें ऐसे विभिन्न तरह के स्केलों में। तो केल्विन में 273 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, और रूमर स्केल में 0 डिग्री रूमर, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये हिमांक हो गया। तो ये जल से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं जो ये परीक्षा में कभी कभी बहुत आसान होते हैं या पूछा भी जाता है। तो इसीलिए आप इसको एक साथ इतनी सारी बातों को याद रखिए। ऑप्शन ए में यहाँ दिया हुआ है D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। D2O भारी जल या गुरु जल, यह नाभिकीय रिएक्टर में सबसे अच्छा मंदक का कार्य करता है। 9 नंबर प्रश्न, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो निम्न में किस यंत्र द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है? तो विद्युत धारा का मापन अमीटर के द्वारा किया जाता है। अमीटर से विद्युत धारा यानी करंट का मापन किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन डी अमीटर। ऑप्शन बी में दिया हुआ है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से हवा का वेग मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा का वेग मापा जाता है। वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर से वोल्टेज का मापन किया जाता है। और यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है सी कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर
तो कम्यूटेटर को ही द्विक परिवर्तक कहा जाता है। तो द्विक परिवर्तक या कम्यूटेटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से डीसी को एसी में या एसी को डीसी में बदला जाता है। तो कम्यूटेटर डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में या अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का कार्य करता है। तो कम्यूटेटर का मुख्य कार्य यह है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो, पहले तो जान लेते हैं डायनेमो के बारे में। तो डायनेमो अर्थात जनरेटर, छोटे आकार के जनरेटर को डायनेमो कहा जाता है। तब आपको आसानी से पता चल गया कि जनरेटर का क्या कार्य होता है। तो जनरेटर को हम जब मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो हमें विद्युत ऊर्जा देता है। तो यहाँ ऑप्शन सी देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, मोटर के द्वारा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल एसी परिपथ में किया जाता है, यानी अल्टरनेटिंग परिपथ में, एसी परिपथ में ही केवल ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम परिणामित्र हो जाता है। तो यह ध्यान रहे कि ट्रांसफार्मर को अगर हम डीसी पे उपयोग करेंगे तो उसका बाइंडिंग जल जाएगा, यानी ट्रांसफार्मर जल जाएगी, इसीलिए उसका उपयोग डीसी परिपथ पे नहीं करते हैं। अब जब ट्रांसफार्मर की बात आई है तो ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को समझ लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता या रेटिंग को केवीए में व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता या रेटिंग को केवीए में व्यक्त करते हैं। और ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी 95 से 99% के अप्रॉक्स होती है, के लगभग होती है। और ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थिर मशीन है, स्टैटिक यानी स्थिर मशीन है, जो वोल्टेज के निम्न स्तर को उच्च स्तर में या उच्च स्तर को निम्न स्तर में परिवर्तित करती है। यह ध्यान रहे कि ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज का परिवर्तन करता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा शक्ति या आवृत्ति का कोई बदलाव नहीं किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर शक्ति या आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं करता है। ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज का बदलाव करता है, केवल वोल्टेज में परिवर्तन करता है, वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता ऑप्शन सी एक्टियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। एक्टियोमीटर के द्वारा सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, एक्टियोमीटर। ऑप्शन ए एस्ट्रोमीटर, खगोलमिति या खोज तकनीक से संबंधित है, खगोल शास्त्रियों से संबंधित है एस्ट्रोमीटर। ऑप्शन बी क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधों के ग्रोथ का मापन किया जाता है, पौधों के ग्रोथ का मापन क्रेस्कोग्राफ के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी बैरोमीटर, तो आप चित्र में देख सकते हैं बैरोमीटर। तो इस बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। तो बैरोमीटर को वायु दाब मापी यंत्र भी कहा जाता है। इसकी खोज इवान गोलिस्टा ने की थी, इवान गोलिस्टा ने इसकी खोज की थी। और बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरने पर आंधी तूफान होने का संकेत होता है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं यह मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास में लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है, अभिसारी लेंस, और अभिसारी लेंस को ही हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस, जिसकी बनावट कुछ इस प्रकार होती है। और ऑप्शन डी अपसारी लेंस, अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस, अवतल लेंस की बनावट कुछ ऐसी होती है। आप चित्र में देखिए, अवतल लेंस की बनावट कुछ ऐसी होती है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा अभिसारी लेंस। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। तो रोमर के द्वारा प्रकाश के वेग का मापन किया गया था। तो रोमर ने निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में मापा था। ऑप्शन बी न्यूटन, तो न्यूटन ने प्रकाश के बारे में कुछ बातें बताई थी। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कणिका या पार्टिकल्स कहा जाता है। तो इनकी बात भी सत्य हुई थी। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, अवोगाद्रो संख्या का मान होता है।
तो यहाँ अवगाद्रो संख्या, तो आपको याद रखना होगा कि अवगाद्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो ऑप्शन बी में देखिए आप कि 6.023 इंटू 10⁻23 दिया हुआ है, यह सही उत्तर होगा। 16 नंबर प्रश्न, दूरी मापने की सबसे बड़ी संख्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी संख्या पार्सेक होती है। पिछले वीडियो में मैंने दूरी से संबंधित बहुत कुछ बताया हुआ है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे समझिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी संख्या पार्सेक होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि 1 पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, तो 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यहाँ ऑप्शन सी धारा, तो धारा का मापन एम्पियर में किया जाता है और धारा एक अदिश राशि है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर, 1 प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यहाँ मीटर में पूछा गया है, कभी कभी किलोमीटर में पूछा जाता है। तो जब किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। 10⁻12 किलोमीटर। आइए कुछ बड़ी दूरियों के मात्रक को देखते हैं, जिनके द्वारा कुछ बड़ी दूरियां मापी जाती हैं, जैसे खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष और पार्सेक। तो इनको समझते हैं। बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए कुछ मात्रकों का उपयोग किया जाता है। कुछ बड़ी दूरियों को मापने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने मात्रकों का उपयोग किया। तो लिए इन मात्रकों को जान लेते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय मात्रक। खगोलीय दूरी को मापने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का उपयोग किया जाता है। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, ये दूसरा मात्रक हुआ। और पार्सेक यह तीसरा मात्रक हुआ। तो यह पार्सेक जो है, पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। और इसको किलोमीटर में याद रखना है तो 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर। और 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर, मीटर में। और किलोमीटर में 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और इसी प्रकार पार्सेक को 1 पार्सेक बराबर 3.0 यानी 3 इंटू 10⁻16 मीटर। और अगर किलोमीटर में याद रखना है तो 3.0 इंटू 10⁻13 किलोमीटर में। 18 नंबर प्रश्न, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो 1 लीटर बराबर 0.2642 गैलन होता है। 0.2642 गैलन। आइए कुछ महत्वपूर्ण मापन जैसे बैरल, गैलन, लीटर, गॉस, पाउंड इत्यादि के बारे में समझते हैं। पहला है 1 बैरल। तो 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर, 159 यानी 159 लीटर। तो याद रखेंगे 1 बैरल बराबर कितना होता है 159 यानी 159 लीटर। और 1 गैलन, तो 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर, 3.785 लीटर 1 गैलन बराबर। तो 1 लीटर बराबर कितना गैलन, तो 1 लीटर बराबर होता है 0.2642 गैलन। यही आपके प्रश्न में पूछा गया था कि 1 लीटर बराबर कितना गैलन। तो याद रखेंगे 0.2642 गैलन। यहाँ देखते हैं 1 औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। 1 औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। और 1 पाउंड, तो 1 पाउंड बराबर होता है 4.536 kg। तो अक्सर आप देखते होंगे कि वेट कभी पाउंड में भी नापा जाता है। तो 1 पाउंड बराबर होता है लगभग आधा किलो से कम 0.4536 kg। और 1 kg बराबर होता है 2.205 पाउंड नहीं पाउंड। और 1 एकड़, तो 1 एकड़ बराबर होता है 4840 यानी 4840 वर्ग गज। 1 एकड़ बराबर कितना होता है 4840 वर्ग गज। और 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर। 1 बिस्वा बराबर होता है 1350 वर्ग फीट। 1 बिस्वा बराबर कितना होता है 1350 वर्ग फीट। ये मात्रक याद रखेंगे। यहाँ चुने हुए मात्रकों को मैंने रखा है क्योंकि यह परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने एक जगह इनको एकत्रित किया है। 3-3 के वर्ग में है, आप ध्यान दीजिए तो आप आसानी से इसको याद कर लीजिए।
19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो एक फर्मी में 10 की पावर -15 मीटर होता है। तो 10 टू द पावर -15 मीटर एक फर्मी बराबर 10 टू द पावर -15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या भी 10 की पावर -15 मीटर ही होता है। इसीलिए बार बार पूछा जाता है कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है, क्योंकि नाभिक की त्रिज्या भी 10 टू द पावर -15 मीटर होता है या एक फर्मी। आइए यहाँ चर्चा की गई है एक फर्मी की। इसी प्रकार और भी विभिन्न प्रकार के प्रीफिक्स को देख लेते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे फेंटो हुआ, पिको हुआ, नैनो हुआ, ये सभी एक साथ देखते हैं। तो ये प्रीफिक्स के नाम हैं, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, फर्मी या आटो। तो 10 के घात जब -1 होता है, 10 के घात -1 तो डेसी होता है, 10 की घात -2 यानी सेंटी, 10 की घात -3 यानी मिली, और 10 की घात -6 यानी माइक्रो, 10 की घात -9 यानी नैनो, 10 की घात -12 यानी पिको, और जो आपके प्रश्न में पूछा गया था 10 की पावर -15 यानी फेम्टो या फर्मी। तो कभी आपसे पूछा जाता है कि एक फेम्टो बराबर कितना होता है, तो 10 की घात -15 मीटर, या एक फर्मी बराबर कितना होता है, तब भी 10 की घात -15 मीटर। तो इसको F से प्रदर्शित करते हैं, और 10 की घात -18 यानी आटो। तो इस प्रकार आप ये प्रीफिक्स याद रखें। 10 की घात -1 यानी डेसी, 10 की घात -2 यानी सेंटी, 10 की घात -3 यानी मिली, 10 की घात -6 यानी माइक्रो, 10 की घात -9 यानी नैनो, 10 की घात -12 यानी पिको, 10 की घात -15 यानी फेंटो या फर्मी, और 10 की घात -18 बराबर आटो। इनके प्रतीक भी यहाँ दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से इसको याद कर सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लॉगरिथम यानी लॉग, तो लॉग के आविष्कारक हैं। तो लॉग का आविष्कारक एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे, जॉन नेपियर। एक स्कॉटिश वैज्ञानिक जॉन नेपियर ने इसकी खोज की थी लॉग की, और जिसके कारण यह बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। लघुगणक की खोज के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडल की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी सही होगा, हाइग्रोमीटर। यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव का घनत्व मापा जाता है। तो घनत्व मापी या द्रव का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है हाइड्रोफोन। तो पानी के अंदर ध्वनि की तरंग की गणना करने के लिए हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। फिर से सुनिए, हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन का उपयोग पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है मेगाफोन। मेगाफोन अर्थात साधारण जो लाउड स्पीकर होता है, इसे ही मेगाफोन कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं मेगाफोन। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। 10 टू द पावर -10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम यानी 10 टू द पावर -10 मीटर परमाणु की त्रिज्या होती है। तो इसीलिए बार बार पूछा था कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, या एक एंगस्ट्रॉम का मात्रक क्या है, या यह किसके बराबर होता है। तो परमाणु की त्रिज्या भी 10 टू द पावर -10 मीटर होती है, या एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ कक्षीय वेग की बात आई। तो कक्षीय वेग क्या होता है? ऑर्बिट वेलोसिटी v0 बराबर होता है √g/r। तो प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, तो यहाँ कक्षा की त्रिज्या पर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कक्षा की त्रिज्या पर। तो कक्षीय वेग चूँकि फार्मूले में v0 बराबर होता है √g/r। तो देखिए r पर निर्भर करेगा। यहाँ r अंडर रूट के अंदर r है। g का मान तो फिक्स होता है 9.8, परंतु r का मान बदलता रहेगा। तो जैसे जैसे r का मान बदलेगा उसी प्रकार कक्षीय वेग भी बदलेगा। तो इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कक्षा की त्रिज्या पर। द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। तो घड़ी की चाबी में
स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है, ये सही होगा, ऑप्शन ए सही, सभी माध्यमों में। तो अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है। चलिए अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में समझते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इनमें संपीड़न या विलयन का निर्माण होता है। अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न या विलयन का निर्माण होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 25 प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए।